हेलो क्लास। इंक्लूसिव एजुकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन द क्लासरूम, कक्ष में समावेशी अभ्यास। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन द क्लासरूम में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसका। कक्षा का प्रत्येक किस तरह से होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। तो कक्षा एक शिक्षा संस्थान की क्रियात्मक इकाई होती है। शिक्षा का संस्थान के संस्थापक तथा प्रबंधक या व्यवस्थापक शिक्षा संस्थान के स्थान, भवन, लॉन और कक्षा का प्रारूप तैयार करते हैं। कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, वायु का प्रबंधन तथा श्यामपट्ट की व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अध्यापकों को ऐसे निर्देशन तथा ठोस परामर्श की जानकारी हो जिसके माध्यम से कक्ष में अध्यापक अपनी विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकें। कक्षा समाज तथा संस्थान का सक्षम रूप होता है। कला प्रबंधन सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के संबंध से ये संबंधित होता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण निम्न संबंधों पर निर्भर होते हैं, जैसे अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध, विद्यार्थियों के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, अध्यापकों के आपस में बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। यह सामाजिक और सांस्कृतिक जो संबंध होता है, यह कक्षा को व्यवस्थित बनाने में और इसे एक नया स्वरूप देने में बहुत निर्भर करता है। अब इसी के आधार पे हमने जो 4 बिंदु तैयार किए हुए हैं। अडॉप्टिंग द क्लासरूम लर्निंग सिचुएशन, कक्ष अधिगम की जो परिस्थितियाँ होती है वो किस तरह से हम उसको अनुकूल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है अरेंजिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण की व्यवस्था। तो भौतिक वातावरण के व्यवस्थापन हेतु बहुत से तत्व ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे कक्षा में फर्श है, डेस्क है तथा उपकरणों पर बिखरी हुई वस्तुओं को हटाकर तथा कार्य में कोई रुकावट न हो, कोई अवरोध न हो, उसको दूर करने के लिए कक्षा में सुरक्षित तथा बाधा रहित वातावरण का निर्माण किया जा सके। कक्षा में जो तापमान है, प्रकाश है, ध्वनि है, ध्वनि स्तर है, वायु प्रवाह है, आकर्षक साज सज्जा का अनुकूलन किस तरह से करना चाहिए, विद्यार्थियों को अनुकूल कार्य दशाएं प्राप्त हो, अर्थात वे कक्षा कार्य करने में रुचि ले सके। अगर वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से विषय को समझेंगे। कक्षा का जो फर्नीचर होना चाहिए वो आरामदायक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए तथा सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य होना चाहिए। एकत्र होने, कार्य करने तथा क्रियाकलापों को करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के अंतर्गत दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट, कक्षा के वातावरण का संगठन। तो कक्षा में का जो वातावरण होना चाहिए वो अध्यापक जो पाठ्यक्रम तैयार करता है, विद्यार्थियों का एक समूह बनाता है। पहले विद्यार्थियों में जो कौशल है अथवा निपुणता को प्रस्तुतिकरण तथा अभ्यास तथा सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण हेतु प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। इस ढांचे का सीधा प्रभाव अशिक्षित क्रियाओं तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर पड़ता है। जैसे कोई पाठ्यक्रम कौशल तथा निपुणता सूचनाओं का संगठन, निपुणता का सूचनाओं का विषय क्रियाकलापों तथा रुचि के अनुरूप हमें एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए बच्चों के प्रति जिसमें उनका कौशल है, उनकी स्किल जो है वो बाहर निकल कर आए। अनुदेशन हेतु बाध्यताओं के कारण पर विद्यार्थियों का समूह बनाना, इसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। जैसे हमने पहले 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाया है, कोई असाइनमेंट बच्चों को दिया है करने के लिए, कोई एक्टिविटी हमने ऐसे बच्चों को दी है करने के लिए, तो जब वो 4 बच्चे करके ला रहे हैं तो उन ग्रुप को हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप में बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी हो रही है, तो नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। अवलोकन की व्यवस्था करना, अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करना, विद्यार्थियों के व्यवहार को सुधारने के लिए उन्हें अच्छा व्यवहार की प्राप्ति हेतु निर्देशन रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। कक्षा के लिए ऐसे कुछ नियम बनाना चाहिए, ऐसे कुछ नियमित कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें बच्चा उससे जुड़ सके, उसका पालन कर सके ना, तो इसमें ना शिक्षक को कोई परेशानी होगी और ना बच्चों को कोई परेशानी होगी।
प्रारूप विद्यार्थियों को अध्यापक अनुबोधन से सहायता मिलती है। अध्यापक विद्यार्थियों की जो अभिलेखन क्षमता होती है उसको निखारता है, उसको बाहर लेके आता है कि किस तरह से हम विद्यार्थियों की जो स्किल है, जो छुपा हुआ उनका जो कहते हैं टैलेंट है, उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। इसी के अंतर्गत तीसरा आता है यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी का प्रयोग। तो आजकल जो है जो नई नई तकनीकियाँ चल रही हैं, तो उसके ज़रिए भी हम उसके माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। नए नए उपकरणों का प्रयोग करके हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं। रेडियो के माध्यम से बच्चों को हम बहुत कुछ सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस समय चल रही है। तो उसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, नई जो तकनीकियाँ हैं, उनके उपकरणों के माध्यम से हम गुणवत्ता तथा उपलब्धता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा आखिरी पॉइंट है मैनेजिंग टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। जो समय तथा अन्य संसाधनों का प्रबंध और प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो अध्यापक को ये चाहिए कि कक्षा के नियमित कार्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए, छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को हम बतला सके ये हमें उन्हें बताना चाहिए कि किस समय कौन सा क्रियाकलाप हमें कैसे करना है, और इसी टाइम शेड्यूल में हम किस तरह से उसको और अच्छा और बेहतर हम किस तरह से बना सकते हैं। तो नियमित कार्यक्रम से संबंधित कुछ बिंदु हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं कि सुबह से बच्चा जब उठता है तो उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। ऐसे नियमित कार्यक्रम हम उन्हें प्रदान करने चाहिए जो खाली समय हेतु योजनाओं को तथा कार्यक्रमों को आयोजन कर सके। विभिन्न क्रियाकलापों का हम लोग नियोजन कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो एक दिन में समाप्त किए जा सकते हैं, छोटे छोटे कामों को हम बढ़ा सकते हैं। इसमें भी हम ग्रुप बना सकते हैं बच्चों के, कि हम एक टाइम बाउंड कर दें बच्चों को कि इस समय में आपको ये कार्य पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। निश्चित कार्यक्रम से परिवर्तित कार्यक्रम की ओर बढ़ना होता है। छोटे कार्य से लंबे कार्य को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले हमने बच्चों को छोटे छोटे काम दिए करने के लिए, उसके बाद हम उन काम को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि क्लास का जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से हम बच्चों को कम समय में बहुत अच्छा समझा सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। व्यवस्था क्या होनी चाहिए, प्रबंधन क्या होना चाहिए, व्यवस्थापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए, एक अच्छे कक्ष को, एक अच्छे क्लासरूम को एक व्यवस्थित तरीके से बनाने में। थैंक यू सो मच।